तो ये जो पीरियडिक टेबल था, इसमें सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स थे उनको हमने ट्राइड्स में जमाया। 1817 में डॉबरनियर ने जो एक पैटर्न दिया ट्राइड्स के लिए, और उन्होंने कहा कि हम एटॉमिक वेट के फॉर्म में इन ट्राइड्स को बनाएं, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो होगा जो इन दोनों जो साइड के जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक वेट का जो मीन वैल्यू होगी, वो वाला एलिमेंट इस बीच की जगह पर आएगा। ऐसा उन्होंने कुछ कहा। फिर कुछ लिमिटेशन ये आई कि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को हम इस ट्राइड्स में नहीं जमा पाए, तो 1865 में न्यूलैंड्स ने एक दूसरा पैटर्न दिया और उसको हम बोलते हैं ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव, अब देखो ऑक्टेव आपने पढ़ा होगा, या आप अगर म्यूजिक में थोड़ा सा भी अगर वो रखते हैं इंटरेस्ट, तो वहां पे ना एक ऑक्टापेड होता है, ठीक है ना। वो ऑक्टापेड में हम करते क्या है बेसिकली कि 8 जो हैं, ऑक्ट से 8 पैड्स होते हैं, उनको हम बजाते हैं और उन सबसे अलग अलग तरीके के सुर निकलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक पता थे उन सबको अरेंज किया, और इन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट रिपीट होता है उसकी प्रॉपर्टी इससे पहले वाले एलिमेंट के जैसी थी। जैसे इन्होंने कहा कि सब एटॉमिक वेट अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक वेट लिथियम का कम था, फिर बेरिलियम का उससे ज्यादा था, देन बोरॉन का उससे ज्यादा, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, और उसके बाद में जब एटॉमिक वेट और निकाला तो फिर जो एटॉमिक वेट आया वो आया सोडियम का, और उसके बाद में हम देखा तो कि मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद में फिर जो है फिर एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इन सब इस तरीके से उन्होंने एक चीज देखी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम जमाते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती है। मतलब कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, एक 8 एलिमेंट्स के बाद में ऐसा इनको नजर आया। ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखा तो इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर 8 एलिमेंट्स के बाद में मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी वापस से रिपीट हो रही है, या इस ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। ऐसे ही बोरॉन में देखा कि 8 एलिमेंट्स के बाद में फिर से प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, और यहाँ पर वो पोजीशन ऐसे सब्सटेंस को मिल रही है जिसकी प्रॉपर्टी इससे पहले वाले जो एलिमेंट था उसके जैसी थी, ठीक है। और ऐसा ही कुछ म्यूजिकल स्केल में होता है कि अगर हम सारे गामा पाधा नीसा देखें तो सा दोबारा कब आता है, एक इंटरवल के बाद में सा आता है कि सा रे गामा पाधा नी के बाद में फिर वापस सा आता है। तो ऐसे ही यहां पर था कि लिथियम के बाद में जब हमने देखा तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में वो सोडियम रिपीट हुआ और उसकी प्रॉपर्टी लिथियम के जैसी थी, एक जैसी थी। तो इसके बेस पर इन्होंने क्या किया, कुछ जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को जमा पाए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये रहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट 40 एटॉमिक मास यूनिट से कम था, जो हल्के एलिमेंट्स थे, जो लाइटर एलिमेंट्स थे, उनको तो न्यूलैंड्स ने अपने इस ऑक्टेव रूल के हिसाब से जब जमाया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही थी। लेकिन 40 एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास था उनके साथ इस तरह की रिपीटेशंस एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में देखने को नहीं मिली। दूसरी चीज, एक दूसरा ड्रॉबैक और आया कि 1965 तक जब इन्होंने अपने ऑक्टेव रूल को बनाया उस समय तक जो नोबल गैसेस थे वो नोबल गैसेस भी नहीं खोजे गए थे या डिस्कवर नहीं हुए थे, तो नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज को हम नहीं जानते थे। तो इसीलिए यहां पे हमें पता है कि फ्लोरीन के बाद में यहां पर आर्गन आना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि नोबल गैसेस पहले हमें पता ही नहीं था, और जब पता नहीं था तो हम उनको जगह कैसे देते।
और जगह हम नहीं दे सकते थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो वो यूं कह रहे थे कि सब 8 एलिमेंट्स के बाद में जो प्रॉपर्टी है फिर वो वापस से रिपीट होती हैं, लेकिन यहां पर नोबल गैस जब खोजे गए तो वो तो 9th एलिमेंट हो गया। तो इस वजह से ये जो ऑक्टेव रूल था इसको हम और ज्यादा यूज नहीं कर पाए, या ये डिसकंटिन्यू हो गया, या ये फेल हो गया। और इस तरीके से जो न्यूलैंड्स ने एक पैटर्न बनाया था या एक क्लासिफिकेशन दिया था वो हम सही तरीके से जो सभी प्रॉपर्टीज सभी एलिमेंट्स जो थे उनको हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जमा कर उनको स्टडी नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ कि 1869 में दो अलग अलग साइंटिस्ट हुए। एक का नाम था लॉथर मेयर और एक थे मेंडलीव। तो लॉथर मेयर ने अपनी एक अलग तरीके की थ्योरी दी और मेंडलीव ने अपनी अलग तरीके की थ्योरी दी। लॉथर मेयर ने क्या कहा, इन्होंने जो भी एलिमेंट्स वहां पता थे उस समय तक, इन्होंने एटॉमिक वेट के बेस पर एक रिलेशन इन्होंने दिया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ में और एक ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ प्लॉट किस किस के बीच किया, जो एटम का जो वॉल्यूम था वो और एटम का जो वेट था वो। अब एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब जाहिर सी बात है उसका साइज हो गया, ठीक है ना। ये एटॉमिक वॉल्यूम और ये एटॉमिक वेट जो है इसके बेस एक इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। और जब इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो कर्व मिला वो कुछ इस तरीके के कर्व मिले कि जो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो उनको पीक पर इस तरीके से ये ट्रेंड चला इस तरीके से। तो ये जो पीक्स थी ये पीक्स वो थी जो ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो मेटल्स थे उनको यहां पर जगह मिली है, जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, जो ये इस वाले ट्रेंड में हम आगे चले, ठीक है ना। कि बाद में जो है ये पोटेशियम, ये रुबिडियम और सीजियम इस तरह से, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हैं और इनको कहां स्थान मिला उस ग्राफ में, ये जो पीक वाला जो पोजीशन है वो मिली। दूसरा, जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, उनको बेस मिला। ये बेस, ये जो नीचे वाला ये जो बेस मिल रहा है ये, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे उनको पीक्स और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव थे उनको जो बेस है वो वाली पोजीशन मिली। अब ये वाली पोजीशन क्या है, ये वाले हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनको ये बेस वाली पोजीशन मिली। और बाकी के जो एलिमेंट्स थे उनको ये बीच वाली जो जगह थी जहां से ये दोनों लाइंस कनेक्ट कर रही थी, इस तरह के कुछ वैल्यूज आई और इस तरह का एक ग्राफ जो है वो उन्होंने निकाला। तो उन्होंने ये कहा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो एटॉमिक वेट का क्या होती हैं, पीरियडिक फंक्शन होती हैं, कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट होती हैं। हालांकि न्यूलैंड्स ने भी वही बात की थी, लेकिन उन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था और उन्होंने कहा था कि हर 8वां जो तत्व है या एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी वापस से रिपीट होती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कोई 8 एलिमेंट्स के बारे में नहीं कहा, इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं। और इस ग्राफ से उन्होंने इसको प्रूव किया कि ये जितने भी ये नीचे वाले जितने भी हैं ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, जितने भी ये टॉप पीक वाले हैं सब ये एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो पीरियडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट, ये वाली बात जो है ये इन्होंने कही। इसी तरह से 1969 में ही इंडिपेंडेंट रूप से मेंडलीव ने भी एक बात कही। ये तो लॉथर मेयर ने कहा जो ग्राफ उन्होंने बनाया उसके थ्रू, और मेंडलीव ने क्या कहा, इन्होंने जो पुराने स्टेटमेंट थे जो न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव रूल में कहे थे, इन्होंने इसको एटॉमिक वेट में न करके
इन्होंने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन्होंने एक क्या कह सकते हैं कि एक टेबुलर फॉर्म में, बजाय इस तरह का कोई ग्राफ खींचने के, इन्होंने टेबुलर फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया इनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, कि सबसे कम एटॉमिक वेट वाला, फिर उसके बाद जो भी एटॉमिक वेट है उस वाला, ऐसे करके इन्होंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन्होंने इस तरह से उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। तो इन्होंने देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही। हालांकि दोनों बात एक जैसी थी, जो मेंडलीफ ने बात कही वो और जो लॉथर मेयर ने कही वो, दोनों बात सेम थी, लेकिन इन्होंने ग्राफ के थ्रू बताया और इन्होंने टेबल के थ्रू बताया। और टेबल के थ्रू बताने पर जो फायदा था वो ये था कि इसको आसानी से याद रखा जा सकता था और इस ग्राफ को आसानी से याद नहीं रखा जा सकता था। इस वजह से मेंडलीफ का जो पीरियडिक टेबल है वो ज्यादा फेमस हुआ। और आज भी अगर हम ये कहें कि पीरियडिक टेबल का फादर कौन है, तो फादर ऑफ पीरियडिक टेबल आप वहां पर मेंडलीफ जो है उनका नाम लेते हो, कि मेंडलीफ ने सबसे पहले पीरियडिक टेबल जो है वो दी थी। और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आज भी जो हमारा पीरियडिक टेबल है, जो एलिमेंट्स को हमने एक स्पेशल क्रम में जमाया हुआ है, उसको हम पीरियडिक टेबल ही बोलते हैं, क्योंकि वो टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है ना। और इन्होंने इस ये जो पीरियडिक टेबल था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो दो पार्ट्स में क्या डिवाइड किया? एक पार्ट तो इन्होंने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है ना। तो इन हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने कहा पीरियड्स। हिसाब, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है ना। और एक से लेकर के और 7 पीरियड्स तक, उस समय तक जो एलिमेंट्स पता थे वो अरेंज हुए, मतलब 7 पीरियड्स इन्होंने बताए। और एक उन्होंने जो वर्टिकल रोज थे, ये वर्टिकल रोज, इसको इन्होंने ग्रुप कहा। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको पीरियड्स, और जो वर्टिकल रोज थे, ये वर्टिकल रोज जो थे इनको उन्होंने ग्रुप का नाम दिया। और ये जो वर्टिकल रोज थे, जो ग्रुप हैं, वो इन्होंने 1 से लेकर के और 7 तक रोमन नंबर्स में लिखा। और इनके भी दो पार्ट किए, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ऐसे ही इसका ए पार्ट और बी पार्ट, मतलब 1A 2A 3A और 7A तक। ऐसे ही फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी। और एक ग्रुप उन्होंने और रखा जिसको उन्होंने कहा 8th ग्रुप, ठीक है ना। और एक ग्रुप रखा इन्होंने 0 ग्रुप, ठीक है। तो 1 से लेकर के 7 तक के जो ग्रुप थे, इनको इन्होंने 2 सब ग्रुप्स में बांटा, ए और बी। और एक ग्रुप इन्होंने रखा 8th और एक ग्रुप रखा इन्होंने 0 ग्रुप। और जो 0 ग्रुप था, उस 0 ग्रुप में वो एलिमेंट्स रखे जो कैसे थे, जो थे इनर्ट एलिमेंट्स, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, जो नोबल गैसेस हैं आजकल, ठीक है ना। क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती थी और किसी के साथ में कोई रिएक्शन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाती थी, इसलिए उनका नाम हमने कहा कि वो अक्रिय गैसें हैं या वो इनर्ट गैसें हैं, जिनको उन्होंने 0 जो ग्रुप था उसमें नाम रखा या नाम दिया। तो ये इन्होंने मेंडलीफ ने एक पीरियडिक टेबल दी। और इस पीरियडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी हम कर सकते थे एलिमेंट्स का, सिस्टमेटिक स्टडी। पहला इंपॉर्टेंस कि एलिमेंट्स को हम सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन प्रॉपर्टीज के बेस पर जब देखा तो एक ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट्स आए जिनकी प्रॉपर्टी कैसी थी,
एक जैसी थी, इन सब की प्रॉपर्टी क्या थी, एक जैसी, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या थी, एक जैसी, मतलब एक ग्रुप में आने वाले सभी जो एलिमेंट्स थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। तो हम यहाँ पर इनको आसानी से याद रख सकते थे, ये बता सकते थे कि ये पूरा एक ग्रुप ऐसा है जिनकी प्रॉपर्टी एक तरह की है, इनकी प्रॉपर्टी एक तरह की है, जबकि इस ग्राफ से नहीं बता पाते थे। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी हम कर सकते थे, ये एक पहला इंपॉर्टेंस था। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या था, दूसरा इंपॉर्टेंस ये था कि मान लीजिए कि ये एलिमेंट हमें पता ही नहीं है, उस समय हमने खोजा ही नहीं, लेकिन इसका एटॉमिक वेट इतना आना चाहिए था, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसकी जैसी नहीं है, इसकी जैसी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी इसके, और ये खोजा नहीं गया है, तो हमने इस जगहों को क्या रखा, खाली छोड़ दिया। खाली इसलिए छोड़ दिया कि कभी इस एलिमेंट को अगर डिस्कवर किया गया तो इसको यहां पर ये पोजीशन मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जो एलिमेंट्स पता भी नहीं थे, खोजे भी नहीं गए थे, उनके लिए कुछ ब्लैंक स्पेसेस या खाली जगह छोड़ दी गई उन अननोन एलिमेंट्स के लिए, जो बाद में खोजे गए, और उनके जब बाकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये सब स्टडी किए गए, तो बिल्कुल यहाँ फिट बैठ गए जो खाली जगह वहां पे उस समय छोड़ी गई थी उनमें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस था उसका कि नए एलिमेंट्स को पहले से ही क्या कर दिया गया था, प्रिडिक्ट कर दिया गया था, पहले से ही हम ये बता दें, प्रिडिक्ट कर दें कि नए एलिमेंट्स जो हैं वो यहां पर आएंगे, या यहां पर उनके लिए हम पहले से ही जगह छोड़ दें। जैसे एक क्लास के अंदर हमें पता है कि एडमिशन जो है वो 40 एडमिशन हुए हैं, ठीक है ना, और यहां पर हमने अल्फाबेट्स के क्रम में उन बच्चों को सबको बिठा दिया, ठीक है ना, और इस वाली जगह को हमने खाली छोड़ दिया, और ये सोचते हुए कि जब वो स्टूडेंट आएगा तो यहां बैठ जाएगा, और फिर बाद में जब हमने देखा तो वाकई उसकी प्रॉपर्टीज वही थी जो प्रॉपर्टीज सोच करके हमने उस जगह को खाली छोड़ा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, या एक इंपॉर्टेंस इस पीरियडिक टेबल का था। और एक और इंपॉर्टेंस था इसका कि जो डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थे, एटॉमिक वेट्स पहले एटॉमिक वेट कुछ और निकाले गए थे, उनके कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट पहले गलत निकाल दिए गए थे, और जब ये पीरियडिक टेबल उन्होंने बनाई तो इन्होंने देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर उसका जो एटॉमिक वेट था वो कम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो इन दोनों के बीच का आना चाहिए, लेकिन इसका एटॉमिक वेट पहले क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से इसको यहां इस जगह मिलनी चाहिए, मतलब मिल रही थी। और जब देखा गया वाकई, तो देखा कि अच्छा उसका एटॉमिक वेट तो उतना है ही नहीं, उसका एटॉमिक वेट तो कुछ और है। तो ये डाउटफुल एटॉमिक वेट्स कुछ एलिमेंट्स के थे जो बाद में करेक्ट किए गए इस पीरियडिक टेबल के बेस पर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मेंडलीफ ने बताई थी। ओके, अब इतनी सब अच्छी बातें बताने के बावजूद भी मेंडलीफ की जो पीरियडिक टेबल थी उसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, या ये कह सकते हैं कुछ डिफेक्ट्स भी थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे? पहला डिफेक्ट तो ये था कि हाइड्रोजन जो है उसको दो जगह मिल रही थी, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एल्कली मेटल के जैसी भी थी, और उसकी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास में 7b जो था, जो हेलोजन वाला जो ग्रुप है उसके जैसी भी थी, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में रहता है जो एल्कली मेटल में रहता है, वैसे ही हाइड्रोजन में भी था, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में हीलियम नोबल गैस जैसा हो जाता है, तो जो इससे पहले हेलोजन्स होते हैं उनमें भी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में नोबल गैस आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो हाइड्रोजन था इसका एनालॉगस बिहेवियर था कि ये दो जगह रखता था, ये फर्स्ट ए में भी जगह रखता था और सेवंथ ए में भी पोजीशन रखता था, जो क्लियर हम नहीं बता पा रहे थे कि हाइड्रोजन को एक्चुअली में रखा कहां जाए, वो मेंडलीफ नहीं बता पाए। दूसरा कुछ
एनोमेलस पेयर वहां पर एलिमेंट्स के थे, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट जो है वो हायर थे, लेकिन उनको पहले रखा गया। मतलब अगर हम पीरियडिक टेबल को इस तरह से देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि हम पीरियडिक टेबल है और यहां जो एक एक्स एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि इसका एटॉमिक वेट है 10.9 और इसका एटॉमिक वेट है 10.8 और इसका 10.9। तो इसका एटॉमिक वेट 9 है और इसका 10.8 है, तो आपको पता है कि जो कम एटॉमिक वेट है वो पहले आना चाहिए, इसको यहां आना चाहिए था और इसको यहां आना चाहिए था। लेकिन फिर भी मेंडलीफ ने क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको अरेंज किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज तो इसकी जैसी ही है, इसलिए मैं इसका एटॉमिक वेट में थोड़ा सा अंतर जरूर है, लेकिन मैं इसको रखूंगा यहीं पर। तो ये बात भी वहां पर समझा नहीं पाए वो कि इन जब आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आप जमा रहे हो, तो आपने यहाँ पर हायर एटॉमिक वेट को पहले जगह क्यों दी और जो कम एटॉमिक वेट है उसको बाद वाली जो पोजीशन है वो क्यों दी। तो वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बेंडलीफ के पास में नहीं था। एक और बात थी कि जो आइसोटोप्स होते हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें आप देखोगे कि प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो पीरियडिक टेबल ये जो मेंडलीफ की थी, यहां पर आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेसेस दिए गए थे, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप अगर ड्यूटेरियम है और इसका तीसरा एक आइसोटोप ट्रीटियम है, तो इनको अलग अलग पोजीशन मिल रही है, जबकि हैं ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप। तो पीरियडिक टेबल में इतने ज्यादा आइसोटोप अगर हो जाएंगे तो पीरियडिक टेबल तो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, और ये जो प्रॉपर्टीज के बेस पर जो हमने ग्रुप्स में और इसमें बांटा है वो नहीं बट पाएगी। तो आइसोटोप की पोजीशन के बारे में भी वहां पे एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो डिफरेंट प्लेसेस जो हैं वो आइसोटोप्स को दिए थे, जो सही बात नहीं थी। इसी तरह से जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स थे उनकी पोजीशन भी इन्होंने इस पीरियडिक टेबल में उसको जगह नहीं दी, बल्कि पीरियडिक टेबल के बाहर जगह दी। और वहां पर हम ये भी नहीं बता पा रहे थे कि ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं ये थर्ड ए के जैसे हैं या थर्ड बी के जैसे हैं, क्योंकि हम जब पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं उस पीरियडिक टेबल में हमने यहां पर देखा कि इसके बाद में ये लेंथेनम के बाद में ये जो 57 लेंथेनम है इसके बाद में लेंथेनाइड शुरू हो गए और उसको उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, वो सारे के सारे जो 14 एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। और उसके बाद यहां जो लेंथेनाइड्स खत्म होने के बाद में जब एक 72 नंबर का जब एट हाफमियम शुरू होगा, तब वहां पर आप देखते हो कि अच्छा इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मेल भी खाती है। तो इस एक ही जगह पर हम इन 14 एलिमेंट्स को कैसे रखें। तो 58 से लेकर के और 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं और 90 से लेकर के और 103 तक के जो एलिमेंट्स थे जिनको आप एक्टिनाइड बोलते हो, और 78 से 58 से 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं जिनको आप लेंथेनाइड्स बोलते हो, उनको एक पर्टिकुलर हम जगह नहीं बता पा रहे थे कि वो उसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली है कैसी, इसके जैसी प्रॉपर्टी है या उसकी इसकी जैसी प्रॉपर्टी है। ओके। और एक जो ग्रुप था, एट्थ ग्रुप, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसको यहाँ छोड़ दिया था इसीलिए क्योंकि ये जो एट्थ ग्रुप था ये एक ग्रुप नहीं था, बल्कि ये था ये जो 9 एलिमेंट्स थे इनका मिलाकर के उन्होंने एट ग्रुप बताए। ठीक है ना। और इनको हमने 3 ट्राइड्स बिना किसी जस्टिफिकेशन के और इस पीरियडिक टेबल में हमने यहां रख दिए बीच में, ये कहते हुए कि साहब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी, ये इस तरह का जो है इस पर्टिकुलर जगह पर वो आते हैं। ठीक है। और पीरियडिक टेबल अगर आपको थोड़ी सी भी याद है तो आपको ये भी पता होगा कि ये है कौन।
आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुबिडियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। ये 9 जो एलिमेंट्स थे ये 8th ग्रुप में यहां पर स्पेशली रखे गए। तो अगर आप पीरियडिक टेबल देखो, अभी मेरे पास इस समय पीरियडिक टेबल आपको उस तरह से दिखाने के लिए है नहीं, तो कल मैं कहीं से वो एक डाउनलोड करके रखूंगा और आपको यहाँ पे शो करूंगा और वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो पीरियडिक टेबल जो है वो डिवाइडेड है। आज मैं भूल गया उसको डाउनलोड करके और एक प्रॉपर पैटर्न में यहाँ पे देना। ठीक है, तो ये कुछ वो थी डिफेक्ट्स थे, या ये कह सकते हैं कि ये कुछ कमियां थी मैंडलीफ के पीरियडिक टेबल की। ऐसे ही एक और कमी थी कि कुछ जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, डिफरेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को अगर हम देखें तो देखो इनकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज को अगर आप देखो, और एक आप देखो सब कॉपर है और सिल्वर है और गोल्ड है, इनकी प्रॉपर्टीज को देखो, ये सेम ग्रुप में रखे गए दोनों, जबकि ये एल्कली मेटल्स हैं और ये जो ऑर्नामेंटल मेटल्स हैं इनकी दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जबकि इनको अलग अलग उसमें रखना चाहिए था। लेकिन मैंडलीफ की पीरियडिक टेबल को अगर हम देखेंगे तो वहां पर इनको सेम ग्रुप में एक पोजीशन मिली थी। तो ये भी एक कमी थी मैंडलीफ की पीरियडिक टेबल की, लेकिन उसके बावजूद भी मैंडलीफ ने बहुत अच्छे से एक एफर्ट किया कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक मालूम थे उन सबको एक हमें क्या कह सकते हैं, एक बेस दिया कि हम किस बेस पर उन सभी एलिमेंट्स को और एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर उनको एक अरेंजमेंट के साथ में पढ़ें ताकि हम उनको आसानी से याद रख पाएं, आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज को समझ पाएं। ठीक है, तो बहुत सी अच्छाइयां थी तो बहुत सी इसकी कुछ कमियां भी थी। बाद में वो पीरियडिक टेबल जो है वो लगातार रिफाइन होती गई और ज्यादा अच्छी होती गई, उसमें जो कमियां थी उनको दूर किया गया, और 1912 में जाकर के सोचो 1869 की ये बात है जब मैंडलीफ ने पीरियडिक टेबल दिया 1869, और यहाँ पर 31 और ये 12 मतलब 43 ऑलमोस्ट वही 45 साल बाद मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल दी, और उन्होंने कहा कि पीरियडिक टेबल को जो मेंडलीव ने और मेंडलीव से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स, ये जो एलिमेंट्स थे, इनको क्लासिफाई किया था किसके बेस पर, एटॉमिक वेट के बेस पर। वो उन्होंने हर तरीके से जब भी पीरियडिक टेबल बनाया, ट्राइड्स बनाए, ऑक्टेव्स बनाए या ग्राफ लिया, सब ने एटॉमिक वेट को तवज्जो दी। लेकिन मोज़ले ने इस एटॉमिक वेट को रिप्लेस करके और जो एटॉमिक नंबर है उसको बेस बना दिया पीरियडिक टेबल का, कि हम एटॉमिक नंबर के बेस पर क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे और देखेंगे कि वो पीरियडिक टेबल किस तरीके का आता है। तो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम देख रहे थे, कुछ जो डिफेक्ट्स हम देख रहे थे मैंडलीफ की पीरियडिक टेबल में, वो सारे के सारे जो डिफेक्ट्स थे वो मेजर रूप से